हेलो एवरीवन दोस्तों। तो हमने जो है ये मध्य प्रदेश के जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसकी दो क्लासेस जो है वो हमने पढ़ ली थी। अब आज इसी के आगे ये क्या है दोस्तों, अपना पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका पार्ट नंबर दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जिसमें हमने दो पार्ट जान लिया था, जिसमें सारी चीजें जो है ये जानने का प्रयास किया था। साथ ही साथ बताइए मध्य प्रदेश की जीएसडीपी कितनी है, 16,69,750 करोड़ की, जबकि 1,69,000 जो है ये लगभग प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी, प्रचलित भावों पे हो जाएगी। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, लगभग 43%। द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग 19.79% हो जाएगा, और तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है लगभग 37% हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी फसलों की, जबकि सबसे कम मछली और जलीय कृषि की हो जाएगी। द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें तो हमने जाना था, साथ ही साथ तृतीय क्षेत्र जो है ये व्यापार होटल वगैरह हो जाएगा, ये हमने जाना। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख योजनाएं हमने जानी थी। फसलों यानी फलों सब्जियों के उत्पादन में भी हमने सारी चीजें जो है जानने का क्या किया था, प्रयास किया था। जैसे आपको पता है सबसे ज्यादा उत्पादकता टमाटर की होती है, जबकि सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में प्याज जो है उसका होता है। और भी बहुत सारी योजनाएं जो है ये हमने जानी थी। अब आज की क्लास में हम जानेंगे ग्रामीण विकास जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। तो पंचायत और ग्रामीण विकास की हम बात करें तो उसका बुनियादी ढांचा, आजीविका संवर्धन, सामाजिक और सुशासन को ध्यान में रखते हुए पंचायत और ग्रामीण विकास किया जा रहा है। जिसमें सबसे पहली योजना है भारत सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो सड़क गांव है ना, गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 25 दिसंबर सन 2000 को हुई थी। ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसकी शुरुआत कब हो गई थी, 25 दिसंबर सन 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हो गई थी। और योजना के तहत जो है 500 प्लस सामान्य, 250 प्लस जनजातीय आबादी वाले गांवों को 12 महीने जो है सड़कों से जोड़ना। इस योजना का उद्देश्य क्या है, 500 प्लस सामान्य और 250 प्लस है जो जनजातीय आबादी वाले गांव है ना, इनको 12 महीने जो है सड़कों से जोड़ना। अब 2024-25 में जो है इसके तहत 1186 किलोमीटर लक्ष्य रखा गया, जिसमें 261 किलोमीटर पूर्ण हुआ। और 2025-26 में 1467 किलोमीटर लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 277 किलोमीटर जो है ये क्या उपलब्धि हमें प्राप्त हुई थी। ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई सन 2000 में हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हो जाएगा। उसके बाद आइए, ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी पीएम जन मन। ठीक है, जन जन के मन की बात सुनेंगे, कौन, पीएम। तो पीएम जनमन योजना यानी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ये भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को झारखंड में हो गया था। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो है 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई थी, यानी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जो है इसकी शुरुआत 15 नवंबर सन 2023 को की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो अपनी अति विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल जो ग्रुप्स है ना दोस्तों, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है उनको बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करवाई जाएं। तो अपने भारत में टोटल 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है। ठीक है, अपने भारत में दोस्तों कितनी है, टोटल 75 जो है अपने भारत में जो है ये टोटल 75 जो है ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हो जाएगी। जबकि मध्य प्रदेश में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 हो जाएगी, बेगा, बहरिया, सहरिया। इनके बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, तो जनजातियों के लिए 2023 को मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया था, और 15 नवंबर को ये योजना चालू की गई। इसमें पात्र परिवारों को 2 लाख प्रति आवास और मनरेगा के तहत जो है 90 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा। और उपलब्धि की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो शिवपुरी है ये देश का पहला आवास पूर्ण हुआ था। ठीक है, देश का पहला आवास पूर्ण आदिवासियों के लिए
कहाँ पर हुआ था? शिवपुरी में हुआ था। और साथ ही साथ राज्य जो है 1.30 लाख आवास पूर्ण कर चुका है और 0.53 लाख जो है निर्माणाधीन है यानी चल रहे हैं। साथ ही साथ स्वीकृत और पूर्ण आवासों की संख्या में भी मध्य प्रदेश जो है देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान हो जाएगा यानी पीएम जनमन योजना हो जाएगी। 15 नवंबर सन 2023 को ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। इसी तरह आपको याद रखना है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो जाएगी। अपने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे उस समय शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी के समय में 2010-11 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको याद करवा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक लड़का था, इंस्टाग्राम पे वो लड़की से क्या करता था? बात करता था। इंस्टाग्राम पे वो लड़की से क्या करता था दोस्तों? बातें करता था। अब सड़कें उस समय फूटी हुई थी, तो वो बात करता था तो वो कहता था कि चलो अपन कभी मूवी देखने चलेंगे। अब सड़कें फूटी हुई थी तो स्कूल जाने में 2 घंटे लगते थे, पर सड़कें जब टनाटन बन गई तो भी बच्चे को स्कूल जाने में 2 घंटे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने 10 बहाने बना दिए घर पे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, पर सड़क वाला अपना समय बचा के जो है ये चला गया मूवी देखने इंस्टाग्राम पे बात करके। तो इंस्टाग्राम की स्थापना भी 2010 में हुई और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत भी कब हो गई? सन 2010-11 में हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के समय में सन 2010-11 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सड़कों का निर्माण और सभी मौसम में उपयोगी सिंगल कनेक्टिविटी प्रदान करना। ये 500 से कम आबादी वाले सामान्य और 250 से कम आबादी वाले जनजातीय क्षेत्रों में इनमें सड़कें विकसित की जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? हाँ, अब आइए प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है वो 2015 में शुरू की गई, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है ये 2016 में जो है ये शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसके माध्यम से बेघर परिवारों और जर्जर घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान जो है ये प्रदान किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण हो जाएगा। इसमें 2025-26 के लिए 4400 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है और लक्ष्य रखा गया कि 5.25 लाख जो है ये आवास स्वीकृत किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में 2024-25 में इसके तहत 3.91 लाख मकानों का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो गया है। ठीक है, मकान निर्माण हेतु ये राशि जो है ये भी बता रखी है, समतल क्षेत्र में इतनी, पहाड़ी क्षेत्र में इतनी, और शौचालय निर्माण के लिए भी 12,000 अतिरिक्त सहायता दी जाएगी, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हो जाएगी। ठीक है, अब स्वच्छ भारत मिशन याद करो दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी थी तो उस समय जो अपने गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 तक जो है ये स्वच्छ भारत मिशन की क्या की गई थी? मतलब 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2019 तक जो है देश को खुले में शौच से मुक्त कर देंगे। और अपना मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश ने तो 1 साल पहले ही 2018 में, मध्य प्रदेश को तो 2 अक्टूबर 2018 को ही खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2014 में हुई थी। मध्य प्रदेश जो है इसने ओडीएफ घोषित कर दिया, अपने आप को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया। कब? 2018 में ही कर दिया और 2019 का लक्ष्य रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस अभियान के अंतर्गत 62 लाख से अधिक परिवारों में शौचालय का निर्माण किया जाएगा। फिर फेज 2 की उपलब्धियां भी थी। ठीक है, इसके तहत ये बेसिक बेसिक आप देख सकते हो। गोवर्धन परियोजना के अंतर्गत 157 बायोगैस संयंत्रों का निर्माण, 17 सितंबर 2025 से प्रारंभ, स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान जो है ये भी शुरू किया गया था। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद है स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील्स वाव योजना जो है ये 1 नवंबर 2025 को शुरू की गई थी। ठीक है, वाव योजना यानी वॉश ऑन व्हील्स हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 1 नवंबर सन 2025 को। कब है? 2025 को 1 नवंबर में, 1 नवंबर सन 2025 को वॉश ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है ग्रामीण संस्थानों जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता का पेशेवर रख रखाव करना। ठीक है, यानी स्वच्छता रहनी, वॉश ऑन व्हील्स हो जाएगा। व्हील्स के माध्यम से जो स्कूल हैं, आंगनवाड़ी है, स्वास्थ्य केंद्र है, वो स्वच्छ रहें। परिस्थिति वास्तविक रूप से उनके भी बहुत खराब है।
इसमें मॉडल अपनाया गया कि 8 से 10 पंचायतों का क्लस्टर बनाकर एक स्वच्छता साथी की नियुक्ति की जाएगी। सेवा शुल्क के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 20,000 से 30,000 तक की आय होगी। और इसे स्वच्छता में नवाचार के लिए फिक्की नेशनल अवार्ड 2025 जो है ये भी मिला है। तो इसे स्वच्छता में नवाचार के लिए फिक्की नेशनल अवार्ड 2025 जो है ये भी मिला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसकी शुरुआत की गई, कब की गई? तो याद रखना, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत जो है सन 2004 में की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं को बचत, ऋण प्रबंधन और आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित करना है। तो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? सन 2004 में की गई। ठीक है। 2024 तक जो है 5.10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत सन 2000 में, जबकि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत सन 2010 में हो जाएगी। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत सन 2014 में। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016, जबकि शहरी 2015 में हो जाएगी। ठीक है। और 2018 में अपने मध्य प्रदेश ने स्वच्छ ओडीएफ घोषित कर दिया, शौच मुक्त अपना मध्य प्रदेश घोषित कर दिया। अब आइए दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा, जिसका नाम परिवर्तित होकर हो चुका है वीबी जी राम जी योजना। ये योजना जो है 2 फरवरी 2006 जो है इससे शुरू की गई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के ऐसे वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हैं, वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करना है। वर्तमान में बीबी जी राम जी योजना के तहत 125 दिनों का इनको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। ठीक है। इसमें बता दिया गया 2024-25 में 20 करोड़ मानव दिवस के स्वीकृत बजट के विरुद्ध 18 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए। 2025-26 में 15 करोड़ की स्वीकृति श्रम बजट के विरुद्ध 14 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए थे। ठीक है। और एसटी के परिवारों को रोजगार प्रदान करने में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बीबी जी राम जी योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के परिवारों को रोजगार प्रदान करने में मध्य प्रदेश तो है देश में पहले स्थान पे हो जाएगा। रोजगार प्राप्ति में 2024-25 और 25-26 का डाटा ये हो जाएगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए दोस्तों, जल गंगा संवर्धन अभियान। जिस तरह नमामि संकल्प से नमामि गंगे जो है ना, उससे संकल्प से प्रभावित होके ही जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत 30 मार्च 2025 से 30 जून 2025 तक शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जल के जो स्रोत हैं उनका संरक्षण करना, पारंपरिक जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार करना, नए जलाशयों का निर्माण करना और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य हो जाएगा। तो जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत 2025-26 में 25 में की गई थी। 30 मार्च 2025 से 30 जून 2025 तक जो है ये जल गंगा संवर्धन अभियान चलेगा। नमामि गंगे संकल्प से प्रेरित हो गई ये जल गंगा संवर्धन अभियान जो है ये चलेगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखिए दोस्तों, वाटरशेड विकास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये 2.0 जनवरी 2022 से, ठीक है, जनवरी 2022 जो है उससे मध्य प्रदेश में ये स्वीकृत हुआ है। क्या? वाटरशेड विकास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 हो जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में होगी और स्ना स्पर्श वित्तीय प्रगति की निगरानी और डिजिटल भुगतान हेतु ये प्रयुक्त हो जाएगा। सृष्टि दृष्टि ऐप कार्यों की जियो टैगिंग के लिए, MIS पोर्टल कार्यों की भौतिक प्रगति की निगरानी के लिए। ठीक है, ये बेसिक बेसिक पढ़ लीजिए। हाँ, उसके बाद देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हो जाएगा। उद्देश्य यह है कि ग्रामीण स्थानीय निकाय यानी पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई। अवधि 2018 से लेके 2026 तक विस्तारित हो गया। ठीक है, वही दोस्तों, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत जो है ये कब हो गई थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट, 2018-19 से शुरू हुआ। हेलो। हम्म चलिए अब देखिए कुछ पिनाका प्लस की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि किसानों को आवश्यक आधारित और समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 1 अक्टूबर सन 2025 से
शाजापुर, शाजापुर जिला जैसे ही मैं बोलूँ तो आपको देखना चाहिए मध्य प्रदेश का शाजापुर जिला कहाँ पर है। शाजापुर हो जाएगा, विदिशा हो जाएगा और जबलपुर हो जाएगा। तो शाजापुर, विदिशा और जबलपुर में ई विकास प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये शुरू की गई। वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश में 23 शक्कर कारखाने जो हैं ये संचालित हो रहे हैं, जिसमें 2 सहकारिता और 21 निजी क्षेत्र के हैं। ते 25 जो है, 25 क्या है, सॉरी 23 जो है शक्कर कारखाने हैं, जिसमें से याद रखना सबसे पहला शक्कर कारखाना कौन सा है। रतलाम के जावरा में सबसे पहला शक्कर कारखाना 1934 में स्थापना हुई, रतलाम रात में जावरा। जबकि सबसे बड़ा देवास में शक्कर कारखाना हो जाएगा। जिवाजी शुगर मिल मंदसौर में, डबरा शुगर मिल ग्वालियर में, कैलारस शुगर मिल मुरैना में हो जाएगा। ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ मंडला और डिंडोरी में बैगा गौंड जनजातियां अच्छी खासी मात्रा में रहती है। तो भारत सरकार की पोषक अनाज योजना के तहत कोदो कुटकी के उत्पादन और उपभोग को पुनर्जीवित किया गया है। कहाँ पर, मंडला डिंडोरी में। साथ ही साथ तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2007 के आसपास इस योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसको महिला स्वयं सहायता समूहों को इसके तहत संगठित कर मिलेट मूल्य श्रृंखला से जोड़ा गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद भारत सरकार का एग्री स्टेक कार्यक्रम का मध्य प्रदेश में सफल क्रियान्वयन, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कृषि में उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग से परिशुद्ध खेती हेतु इसके सहयोग से पायलट परियोजना। संकल्प 2023 के अंतर्गत सभी संभाग मुख्यालयों की एक एक नर्सरी को हाईटेक नर्सरी के रूप में विकसित किया जाएगा। आकांक्षी जिला जो छतरपुर है, इसमें किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं और महिलाओं के लिए स्थानीय रोजगार सृजन हेतु उद्यानिकी मूल्य समझौता शुरू जो है ये किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में वर्तमान फार्म पावर उपलब्धता जो है 3.17 किलोवाट पर हेक्टेयर है। इसे अगले 3 वर्षों में बढ़ाकर 3.75 किलोवाट पर हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी जो मंडी बोर्ड है, इसको ये 3 स्तरीय संस्था है। एक मुख्यालय, 7 आंचलिक कार्यालय और 13 तकनीकी कार्यालय और 259 कृषि उपज मंडी समितियां हो जाएंगी। साथ ही साथ त्रिस्तरीय सहकारी डेयरी संरचना आप देख सकते हो। पहले स्तर पे सबसे नीचे, फिर दूसरे स्तर पे ये संभागीय मुख्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और बुंदेलखंड में। क्षेत्रीय दुग्ध संघ ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तीसरे स्तर पे हो जाएगी। ई अनुज्ञा पोर्टल 16 अगस्त 2019 से शुरू किया गया। ई मंडी योजना को स्कॉच ग्रुप न्यू दिल्ली द्वारा स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2023 तथा स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। एमपी फार्म गेट ऐप 2022 से 8 मंडियों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया। फ्लाइंग स्क्वाड ऐप हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ई नाम, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार हो जाएगा। तो अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल सन 2016 से ये ई नाम जो है प्रारंभ किया गया और मध्य प्रदेश की 139 मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया, ठीक है। फिर तरल नत्रजन संयंत्र ए हेल्प योजना, नंदीसाला योजना इंपॉर्टेंट हो सकती है। निराश्रित जो गौवंश है ना, इनके संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश में अगस्त 2006 में ये नंदीसाला योजना प्रारंभ की गई, या कहीं कहीं 5 भी देखने को मिल रहा है। फिर आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन योजना, ठीक है, गोवंश को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना, ये इंपॉर्टेंट है। 2023 में मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना शुरू की गई, जिसमें प्रति पशुपालक 2 दुधारू पशु गाय या भैंस दी जाएगी। 90% हिस्सेदारी सरकार की रहेगी और 10% हिस्सेदारी जो है अंशदान की रहेगी। एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1980 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत सहकारी डेयरी के विकास हेतु की गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना और एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना 1980 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत सहकारी डेयरी विकास हेतु की गई है। इसके बाद देखिए, अपने मध्य प्रदेश में डेयरी सहकारिता के अंतर्गत लगभग 7,000 ग्रामीण दूध सहकारी समितियां और 6 सहकारी दूध संघ कार्यरत हैं। इंदौर में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के दूध चूर्ण संयंत्र का दिनांक 2025 को मोदी जी द्वारा शुभारंभ। एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के कार्यालय हेतु आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया गया, ठीक है। डेयरी इंपॉर्टेंट नहीं है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा वगैरह ये हो जाएगा।
प्रदेश में संचालित उचित मूल्य दुकान, ये भी नहीं है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग की गतिविधियों को, ये भी थोड़ा थोड़ा रहने दीजिए। आप बस इसके उत्पादन में भी याद रखना, अपना मध्य प्रदेश तो है किन किन के उत्पादन में पहले स्थान पर हो जाएगा, तो कुल दलहन और मक्का। कुल दलहन और मक्का के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे कुल खाद्यान्न के, गेहूं के, ठीक है, ये देखिए द्वितीय स्थान पे गेहूं के, कुल खाद्यान्न के हो जाएगा। इसके अलावा कुल तिलहन और सोयाबीन, उस समय 2024-25 का ही डाटा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा ये सारी चीजें मैंने आपको याद करवा दी थी। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर हो जाएगा। हाँ, उसके बाद देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सन 2023 में मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, जो कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सन 2023 में शुरू की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हो जाएगी। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके अंतर्गत 3 लाख लाडली बहना और 25 लाख उज्ज्वला लाभार्थी महिलाओं को 450 रुपए में गैस रिफिल उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकास और विस्तार नीति 2025 को 14 फरवरी 2025 को लागू किया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के तहत भंडारण क्षमता 30 लाख मीट्रिक टन है, जबकि प्रदेश की कुल भंडारण क्षमता 431.24 लाख मीट्रिक टन है, जो देश में सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम हो जाएगा कृषक कल्याण वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ सकता है। 2026 जो है, 2026 को क्या घोषित किया गया, तो 2026 को आप सभी को याद रखना है कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया, जबकि 2025 को उद्योग वर्ष और 2027 को युवा वर्ष जो है ये घोषित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 16 विभागों के समन्वय से किसानों की आय वृद्धि, लागत में कमी और 16% कृषि विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही साथ बलराम कृषि महोत्सव जो है ये भी चल रहा है किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए। ये वाली भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भावांतर भुगतान योजना जो है ना, ये इसकी, इसमें दोस्तों अब सोयाबीन के साथ साथ जो है सरसों को भी शामिल कर दिया गया, ठीक है। भावांतर भाव में जो अंतर आता है उसके लिए सरकार पैसा देगी। ये 2017 में ये योजना भावांतर भुगतान योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इस भावांतर भुगतान योजना जो है इसमें अब दोस्तों जो सोयाबीन की फसल है, सोयाबीन के साथ साथ सरसों को भी शामिल किया गया है, ठीक है। सोयाबीन उज्जैन साइड होता है सबसे ज्यादा, और सरसों जो है इधर भिंड मुरैना साइड अच्छा खासा मात्रा में होता है। सरसों की हांडी चंबल संभाग को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। अब डिंडोरी जिले में श्री अन्न यानी मिलेट्स और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु श्री अन्न अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में क्या किया जा रहा है, श्री अन्न अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। जबकि भावांतर भुगतान योजना में कौन सी फसल जोड़ दी, सोयाबीन और सरसों को भी जोड़ा गया है, ठीक है। जी राम जी योजना के तहत अब आपको 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित मिलेगा। बीज विधेयक 2025 भी आया था, ठीक है। राज्य मछली महासीर का संरक्षण, अपनी राजकीय मछली है महासीर, जिसको 2011 में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया। टोर प्यूटिटोरा इसकी साइंटिफिक नेम है, ठीक है। पानी का शेर इसे कहा जाता है, नर्मदा मैया में अच्छी खासी मात्रा में ये पाई जाती है, तो इसको विलुप्त प्राय महासीर मछली के संरक्षण हेतु मत्स्य महासंघ के माध्यम से महासीर उत्पादन और अनुसंधान केंद्र जो है ये स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ अपने भौगोलिक सूचकांक परिदृश्य, जैसा कि आप सभी को पता है, जीआई टैग, तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 4 उत्पादों जैसे नाग दमन कुटकी हो जाएगी, सीताही कुटकी, माँ कौशल छतरी धान और बेगानी अरहर, इसका प्रकाशन जीआई जनरल में किया गया। और अब जो है जीआई टैग संभावित था 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में ये मिला। और इन सबको दोस्तों जो है जनजातीय क्षेत्रों की, जो ये कोदो कुटकी हो गई, नाग दमन कुटकी, सीताही कुटकी, माँ कौशल धान और बेगानी अरहर, बैंगनी अरहर, इन सभी को जीआई टैग जो है ये मिल चुका है, ठीक है। और चाहे 3 अन्य उपज, ये लूसाही राइस, साटिया राइस और थर्री बहरी राइस को भी जीआई टैग प्राप्ति हेतु ये आवेदन किया गया, ठीक है। इनको नहीं मिला, इनको मिल चुका है। अब उसके बाद देखिए किचन शेड संचालन। तो शाजापुर जिले की दोस्तों, शाजापुर जिले के गुलाना की संदीपनी शाला में स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षित कर मैकेनाइज्ड किचन शेड जो है इसका संचालन किया जाएगा। किसमें, शाजापुर जिले के गुलाना में हो जाएगा। साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा महिला और बाल हितैषी पंचायत पहल हेतु जिला और जनपद स्तर पर 782 कर्मियों को तैनात किया गया। और इसके पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छतरपुर और राजगढ़ जिलों की 15-15 ग्राम पंचायतों को भी लक्षित विकास के लिए चुना गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में 6-4
0.04 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर लगभग 12,809 किलोमीटर सड़कों का भी निर्माण किया। मुख्यमंत्री मदरा टोल सड़क योजना, बेसिक बेसिक पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ पुल पुनर्निर्माण परियोजनाएं भी शुरू की गई। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया, ये भी 2017 में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़क संपर्क हेतु शुरू की गई थी। पीएम जनमन योजना हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रमुख जो है योजनाएं और कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य जो है ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब आइए दोस्तों उद्योग और एमएसएमई। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना मध्य प्रदेश जो है नीति आयोग के द्वारा जो एसडीजी सूचकांक है 2023 जो है जारी किया गया है। 2023 में जो टोटल 16 लक्ष्यों पे आई है रिपोर्ट सभी राज्यों के लिए, उसमें से जो लक्ष्य नंबर 9 है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, उसमें मध्य प्रदेश का सबसे कम स्कोर रहा। उसमें मध्य प्रदेश का स्कोर जो है वो क्या रहा था दोस्तों, सबसे कम रहा था। ठीक है, 39, यानी सभी लक्ष्यों में मध्य प्रदेश में सबसे कम स्कोर इसी का रहा। इसका मतलब उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे में अपना मध्य प्रदेश बहुत ही ज्यादा पीछे है। फिर भी मध्य प्रदेश सरकार जो है समय समय पे इसमें प्रयास कर रही है। तो मोहन यादव जी भी कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना है और आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता के नए आयाम स्थापित करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में 2025 को जो है ये उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, 2025 को किसके रूप में घोषित किया गया है, उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अब विगत वर्षों में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो देखिए उद्योगों से रिलेटेड वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान दोस्तों करने वाले दो क्षेत्रों के नाम लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका मतलब 2025-26 के अनुसार आपको अच्छे से याद रखना है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जैसे 2025 में आ गई अब उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए, इसके 2021 के उद्देश्य पूछे गए थे। मध्य प्रदेश में 2021-22 में एमएसएमई के तहत कितनी इकाइयां पंजीकृत हुई और कितने लोगों को रोजगार मिला। मध्य प्रदेश में एमएसएमई के लिए अपनाई गई योजनाओं को लिखिए। तो एमएसएमई और उद्योगों के ऊपर जो है अपना एमपीपीएससी क्वेश्चन मेंस में भी पूछता है और प्री में भी पूछता है। तो आपको जैसा कि पता है कि वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया। तो 2025 में उद्योग से रिलेटेड बहुत सारी नीतियां पूछी गई, जैसे निवेश प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप नीति 2025 है, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, फिल्म पर्यटन नीति, ये सभी नीतियां जो है सन 2025 में आई थी। तो जिसके दौरान 18 नई नीतियां जो है ये शुरू की गई और इन नीतियों को चार प्रमुख स्तंभों विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं, बुनियादी ढांचा, नवाचार और स्थिरता के तहत जो है संरक्षित किया गया। सेमीकंडक्टर नीति भी आई थी सन 2025 में। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर नीति के तहत वर्ष 2025-26 में एंकर निवेश, भूमि आवंटन, चरणबद्ध निवेश योजनाएं और कौशल अनुसंधान सहयोग जो है ये प्रस्ताव हुए थे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है नीति 2025 के तहत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर प्रस्तावों, लीज आधारित कार्यालय अवसंरचना और चरणबद्ध विस्तार मॉडल में निवेशकों की रुचि बढ़ी है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति के तहत यहाँ पर बना रखे हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जिसमें कोई प्रस्ताव आ रहे हैं, लीज आधारित कार्यालय की अवसंरचना और चरणबद्ध विस्तार मॉडल में निवेशकों की क्या बढ़ी है दोस्तों, धीरे धीरे वो रुचि बढ़ी है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश एवीजीसी एक्सआर नीति 2025 से, इसके तहत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन के सरकारी ललित कला महाविद्यालयों में एवीजीसी एक्सआर लैब जो है स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश में ड्रोन संवर्धन नीति 2025 आई थी। इसके तहत आईआईएसईआर भोपाल के सहयोग से ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे मध्य प्रदेश की ग्वालियर में दोस्तों। ठीक है, एमआईटीएस कॉलेज में भी ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वास्थ्य और क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 के प्रस्तावों के लिए कुल 43 आशय पत्र प्राप्त हुए। पर्यटन नीति 2025 जो है, पहले 2016 थी, अब पर्यटन नीति 2025 आ गई। इसमें विकास भी हो और विस्तार भी हो, इसके सिद्धांत पर ये आधारित है। फिल्म पर्यटन नीति 2025 हो जाएगी, जिसके माध्यम से अपने मध्य प्रदेश के बहुत सारे स्थल जो हैं जहाँ पर फिल्म बने, जैसे महेश्वर का घाट हो जाएगा, सेठानी घाट हो जाएगा, चित्रकूट में राम घाट हो जाएगा, उज्जैन में भी राम घाट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिल्में बने। इसके तहत लगभग 19 जो है फिल्म शूटिंग प्रस्ताव आकर्षित हुए।
ठीक है। तो मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन नीति 2025, फिल्म पर्यटन नीति 2025, पर्यटन नीति 2025, ये सारी नीतियां जो है हो जाएंगी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 के अंतर्गत भी ऑनलाइन आवेदन हेतु दिसंबर 2025 में, ये याद रखना, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल विंडो पोर्टल जो है ये भी लॉन्च किया गया है। ठीक है। हाँ, आप देखो दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र की क्या उपलब्धियां हैं। तो द्वितीय क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन 2016-17 में, जहां 1,26,417 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 3,12,350 करोड़ द्वितीय क्षेत्र का योगदान हो गया। और लगभग दोस्तों हम देखें तो द्वितीय क्षेत्र में 19.79, मध्य प्रदेश की कुल जीएसडीपी में 19.79% का योगदान द्वितीय क्षेत्र का हो जाएगा। और इस अवधि में द्वितीय क्षेत्र में लगभग 147% की वृद्धि हुई है। 2016-17 से हम बात करें 2025-26 तक जो है ये द्वितीय क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, लगभग हम बात करें तो 147% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और द्वितीय क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा योगदान निर्माण क्षेत्र का, निर्माण क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में सबसे बड़ा घटक रहा और लगभग 197% की वृद्धि के साथ आकार में लगभग 3 गुना हो गया। ठीक है। इसके अलावा 2025-26 में द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर 9.9% दर्ज की गई। द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान निर्माण क्षेत्र का हो जाएगा। ठीक है। फिर विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 36%। तो जो अपना द्वितीय क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। फिर दूसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण हो जाएगा। विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं का योगदान भी 16% रहा, पर सबसे ज्यादा योगदान निर्माण का रहा। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, स्थिर पूंजी निवेश जो है ये 2014-15 में इतना था, इससे बढ़कर 2023-24 में 2.43 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिसमें 150% की से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई। कारखानों की संख्या की हम बात करें तो 2014-15 में 4240 से बढ़कर 2023-24 में 5102 कारखानों की संख्या हो गई। इस प्रकार दशक में कारखानों की संख्या में भी लगभग 20% शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए नीतिगत पहल में हम बात करें तो औद्योगिक संवर्धन नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उनके संवर्धन के लिए औद्योगिक संवर्धन नीति जो है कब आ गई थी, 2025 में आ गई थी। अब जो ये औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में आई, इसमें वर्ष 2030 तक राज्य की जीएसडीपी को, जो द्वितीय क्षेत्र के लिए जीएसडीपी, उसको 2.9 लाख करोड़ रुपए से दुगना करके लगभग 6 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के एक एग्जाम में पूछा गया था कि औद्योगिक, देखो, जो जिस वर्ष का ईयर हो, जैसे 2025 चल रहा है, तो सॉरी 2025 चल रहा था तो वहाँ उद्योगों से क्वेश्चन बहुत आए थे। अब 2026 चल रहा है ना, तो कृषक कल्याण वर्ष है, किसान कल्याण वर्ष है, तो किसानों से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या हुआ है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। तो औद्योगिक संवर्धन नीति कब आई, 2025 में आई थी, जिसके तहत याद रखना 2030 तक जो है द्वितीय क्षेत्र में जीएसडीपी के योगदान को 6 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। 10 प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे जिसमें योगदान दिया जाएगा। कपड़ा को बढ़ावा दिया जाएगा, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय आदि क्षेत्रों में 20 लाख नौकरियों का सृजन भी किया जाएगा। ठीक है। इन सब पे क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। अब देखिए चिकित्सा उपकरण नीति 2024, चिकित्सा उपकरण नीति 2024 उपकरण खरीदने और औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि प्रीमियम दरों को कम करने के लिए अनुदान प्रदान करके विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को बल प्रदान करती है। क्या, चिकित्सा उपकरण नीति 2024 से हो जाएगी। फिर देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहन नीति ईवी, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण नीति 2025, ईवी नीति हो जाएगी दोस्तों 2025 में हो जाएगी। इसमें पूंजी निवेश सब्सिडी, बैटरी निर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और ईवी उत्पादन को प्रोत्साहन के लिए ब्याज दर में छूट, दो पहिया में 5,000 की छूट, वाणिज्यिक वाहनों में 10 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी। अब देखिए निर्यात, देखो ईवी नीति भी 2025 में आई थी, जिसमें पूंजी निवेश में सब्सिडी मिलेगी, बैटरी के निर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ईवी उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें ब्याज दर में छूट हो जाएगी, दो पहिया में 5,000 की छूट, जबकि वाणिज्यिक वाहनों में 10 लाख रुपए तक की दोस्तों क्या होगी, छूट होगी। ठीक है। हाँ, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की बात देखिए दोस्तों, आयात यानी आना निर्यात, तो निर्यात संवर्धन नीति कब आ गई थी, 2025 में। निर्यात संवर्धन नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की भागीदारी की जाएगी।
निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी, परिवहन सब्सिडी हो जाएगी। तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब हो जाएगी? 2025 में। निर्यात संवर्धन नीति जो है ये भी 2025 में आ गई थी, ठीक है, ये याद रखना। ईवी नीति कब आ गई? देखो, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025, निर्यात आयात यानी ना निर्यात संवर्धन नीति 2025, जिसमें निर्यात से रिलेटेड जो जो चीजें हैं उनको बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की भागीदारी, निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना। फिल्म पर्यटन नीति 2025 में हो जाएगा, फिल्में ज्यादा से ज्यादा शूट हों। मध्य प्रदेश रसद नीति 2025, इस नीति का उद्देश्य रसद लागत को कम करना, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता बढ़ाना तथा बंदरगाह संचालन को सुव्यवस्थित करना है। ये फास्ट ट्रैक अनुमोदन हेतु एक ग्रीन कार्ड योजना और रसद में पारदर्शिता तथा दक्षता में सुधार के लिए एक पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम जो है पेश करना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख नीतियां आपको याद रखना है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025, निर्यात संवर्धन नीति, फिल्म नीति, पर्यटन नीति, फिल्म पर्यटन नीति, और ये ईवी नीति हो जाएगी, ठीक है। हाँ, चलिए अब देखिए दोस्तों, एमएसएमई, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, वर्तमान में एमएसएमई विभाग के कुल 172 जो औद्योगिक क्षेत्र हैं ये क्या हैं? कार्यरत हो जाएंगे। तो अपने मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो एमएसएमई विभाग है ना, एमएसएमई विभाग, एमएसएमई विभाग जो है, एमएसएमई विभाग के जो हैं ये कुल 172 औद्योगिक क्षेत्र जो हैं ये क्या हैं? कार्यरत हो जाएंगे। जिसमें देखिए दोस्तों, सूक्ष्म इकाइयों की हम बात करें तो 19, देखो, सूक्ष्म लघु और मध्यम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हो जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा अपने मध्य प्रदेश में क्या है? सूक्ष्म इकाइयां हो जाएंगी, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हो जाएगा, एमएसएमई हो जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा 99.09% दोस्तों क्या है? 99.09% जो है सूक्ष्म हो जाएंगी। लघु इकाइयां फिर 0.86% और मध्यम इकाइयां ये 0.05% हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा योगदान एमएसएमई में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में माइक्रो हो जाएंगी, सूक्ष्म लगभग 99.09% योगदान संख्या है इनकी। 0.86% है लघु इकाइयां और 0.05% है मध्यम इकाइयां। ये उद्यम पोर्टल डैशबोर्ड पर जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार ये डाटा बताया गया, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम इकाइयां जो है हो जाएंगी, ठीक है। तो सूक्ष्म इकाइयां 99.09%, लघु इकाइयां 0.86% और मध्यम इकाइयां जो है ये 0.05% हो जाएंगी, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आपको एमएसएमई का डाटा याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जो है ये आपका प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है और साथ ही साथ मेंस में भी आपका क्वेश्चन जो है ये आ सकता है। हाँ, अब देखिए दोस्तों, उद्यम पोर्टल में एमएसएमई पंजीकरण का विवरण की हम बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में आपको याद रखना है, ठीक है। इकाइयों की संख्या लगभग, एमएसएमई पंजीकरण का विवरण की हम बात करें तो देखिए दोस्तों, 2025 में उद्योग वर्ष घोषित किया गया, वहां से क्वेश्चन आए। 2026 में किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया, यहाँ से क्वेश्चन अब आएंगे। तो आपको उद्योग और किसानों से रिलेटेड एक एक चीज को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो 2025-26 में नवंबर 2025 तक जो है लगभग ये एमएसएमई पंजीकरण का विवरण, यानी एमएसएमई इकाइयों की संख्या कितनी हो गई? 4,15,031 हो जाएगी। तो 4,15,031 जो है एमएसएमई पंजीकरण का विवरण, यानी एमएसएमई इकाइयों की संख्या कितनी हो गई? 4,15,031 हो जाएगी। और संभावित रोजगार आप देख सकते हो 24 लाख लोगों को संभावित, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे विजुअल कर लो, एमएसएमई इकाई जगह जगह पे खुली है और हम जो है वो नाव से वहां जा रहे हैं, ठीक है, नाव से वहां जा रहे हैं एमएसएमई इकाइयों को देखने के लिए, और वहां एमएसएमई इकाई पे 15 अगस्त जो है उस पे झंडा गड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा विजुअल कर सकते हो। 4,15,000, ठीक है, ये नाव से दिख रहा है, ये नाव, ये चार, तो 4,15,031 जो है ये इकाइयों की संख्या है, ठीक है। 2025-26 यानी नवंबर 2025 तक के डाटा के अनुसार। अब उद्योग और अन्य शासकीय पहल, अब दोस्तों एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए भी एमएसएमई विकास नीति जो है पहले भी आई थी 2021 में, अब इसमें चेंजेस करके नई एमएसएमई विकास नीति जो है कब आ गई थी? सन 2025। सन 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया। तो यहाँ पर औद्योगिक संवर्धन नीति, निर्यात संवर्धन नीति, फिल्म पर्यटन नीति हो जाएगी, ईवी नीति हो जाएगी, नई बहुत नीतियां आई है, ठीक है। तो अब ये जो एमएसएमई विकास नीति 2025 है, इसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म बुनियादी ढांचा विकसित किया जाए जिससे एमएसएमई को बढ़ावा मिले, रोजगार सृजन हो और उद्योगों का क्या हो? विकास हो। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमएसएमई जो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को
162 करोड़ रुपए की भी सहायता प्रदान की गई है, जिससे एमएसएमई को क्या मिले दोस्तों, बढ़ावा मिले। ठीक है, एमएसएमई को दोस्तों क्या मिले, बढ़ावा मिले। तो ये एमएसएमई विकास नीति 2025 हो जाएगी। एमएसएमई हेतु एक आरएमपी रैंप कार्यक्रम भी चला। इसका उद्देश्य सहयोग जो है इसको वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार जो है इन्होंने किया है। इस कार्यक्रम के तहत इसका उद्देश्य है बाजार तक पहुंचो, ऋण आसानी से मिल जाए एमएसएमई को, हरित निवेश आदि चुनौतियों का समाधान करने के लिए ये एमएसएमई हेतु आरएमपी कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, हाँ, अब आइए दोस्तों, अपने मध्य प्रदेश में जो युवा हैं इनको आसानी से रोजगार मिल जाए, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है उद्यम क्रांति योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, स्वरोजगार हेतु संवार्षित मुक्त ऋण और ब्याज सहायता के लिए उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत जो है ये की गई थी। और यही क्वेश्चन अपना एमपीपीएससी के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्वरोजगार यानी खुद के रोजगार के लिए आप खुद भी अपना एमएसएमई इकाई खोलो या जो भी खोलो, इसके लिए गारंटी रहित जो है ऋण प्रदान करना किसका उद्देश्य हो जाएगा, तो आपको याद रखना है उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एमएसएमई विकास नीति अभी 2025 में आई, औद्योगिक संवर्धन नीति भी आई, निवेश प्रोत्साहन नीति भी, फिल्म पर्यटन नीति जो है ये भी 2025 में आई, ईवी नीति जो है ये भी 2025 जो है उसमें हमें देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों आइए, मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति 2022 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के समय में स्टार्टअप नीति आई थी, जिसके माध्यम से स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इंक्यूबेशन सेंटर जो है ये भी मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में खुले थे। तो अब ये जो स्टार्टअप नीति आई थी 2022 में, इसी में संशोधन किया गया, कब, 2025 में। ठीक है, इसी स्टार्टअप नीति में 2025 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, उद्यमिता और नवाचार को, नए नए जो विचार आ रहे हैं आपके अंदर, ठीक है, जिसके माध्यम से आप स्टार्टअप खोलोगे तो आप इंक्यूबेशन सेंटर में जा सकते हो और वहां जो है अपने स्टार्टअप के बारे में बात रख सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ वहां पर जो है आपको इस स्टार्टअप को आप कैसे क्या बढ़ावा दे सकते हो, इसके तहत प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। ठीक है, तो अब देखिए 2025-26 में 1723 स्टार्टअप्स को भारत सरकार से क्या मिल गई है, मान्यता प्राप्त हुई है। और 2025 तक स्टार्टअप्स में 209% और महिला नेतृत्व वाले जो स्टार्टअप्स हैं इनमें 225% की जो वृद्धि है ये हमें देखने को मिली। तो स्टार्टअप नीति 2022 जो आई थी उसमें संशोधन किया गया 2025 में, जिसके माध्यम से जो है स्टार्टअप्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, तो 2025-26 तक जो है 1723 स्टार्टअप जो हैं, 1723 स्टार्टअप जो हैं इनको भारत सरकार से दोस्तों क्या मिली, मान्यता मिली थी। साथ ही साथ 2025 तक स्टार्टअप में 209% की वृद्धि हुई और महिला स्टार्टअप्स में 225% तक की वृद्धि हुई। साथ ही साथ अपने मध्य प्रदेश में 103 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जिसके माध्यम से स्टार्टअप को बढ़ावा मिले। अब मध्य प्रदेश में स्टार्टअप गतिविधियां मुख्यतः किससे रिलेटेड है, ज्यादातर आईटी सेवाओं से रिलेटेड स्टार्टअप हैं, 10% योगदान, कृषि से रिलेटेड 8% लगभग, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान में केंद्रित है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा अच्छे से याद रखना है। अब आइए, नए नए औद्योगिक क्षेत्र भी अपने मध्य प्रदेश में खुले हैं, जैसे वर्तमान में भी बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। जैसे हम बात करें अपने मध्य प्रदेश के मुरैना में बामोर औद्योगिक केंद्र है, भिंड में मालनपुर औद्योगिक केंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो दोस्तों धार में पीथमपुर जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस है, भारत का डेट्रॉइट इसे कहा जाता है। रायसेन जिले में मंडीदीप औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, ये याद रखना। बालाघाट में दोस्तों इधर ये किरना औद्योगिक केंद्र हमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अब कुछ नए औद्योगिक केंद्र भी खुल रहे हैं और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के एक एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो मोहासा बाबई औद्योगिक पार्क ये कहाँ पर है, नर्मदापुरम में हो जाएगा। यानी अपने मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद है ना, नर्मदापुरम, जहाँ पचमढ़ी है, जहाँ इटारसी है, तो यही नर्मदापुरम में दोस्तों मोहासा बाबई औद्योगिक पार्क जो है ये खुल रहा है। इसका उद्देश्य विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड यहाँ पर दोस्तों ये होगा। तो मोहासा बाबई औद्योगिक पार्क कहाँ पर है, डायरेक्ट याद रखना, नर्मदापुरम में। ठीक है, मोहासा बाबई, मोहासा बाबई, मौसा से विजुअल कर लो, मौसा अच्छे मौसम में हम जाएंगे कहाँ, होशंगाबाद नर्मदापुरम में जाएंगे और घूम के आएंगे। ठीक है, तो मोहासा बाबई औद्योगिक पार्क हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, नर्मदापुरम में। ठीक है,
मौसा बाबई औद्योगिक पार्क हमें नर्मदापुरम में देखने को मिल जाएगा। विक्रमपुरी, विक्रम नगरी तो आपको पता ही है दोस्तों किसे कहा जाता है, उज्जैन को। महाकाल की नगरी उज्जैन में गर्दबिल वंश के शासक विक्रमादित्य ने लंबे समय तक शासन किया। उन्होंने ही शकों को पराजित करके 57 ईसा पूर्व में शक संवत, सॉरी शक या विक्रम संवत, कृत संवत चलवाया था उस समय। इसे ही आगे जाके हम कहेंगे मालव संवत, क्योंकि होलिकर वंश के शासकों ने चलवाया, और उसे ही आगे जाके विक्रम संवत हम कह देंगे। तो विक्रम नगरी कौन सी हो जाएगी अपनी, उज्जैन हो जाएगी। ठीक है, तो विक्रम औद्योगिक औद्योगिक पार्क जो है ये कहाँ पर, उज्जैन में बन रहा है। जबकि मोहासा बाबई औद्योगिक पार्क नर्मदापुरम में। सीतापुर औद्योगिक पार्क मुरैना में। अब ये थोड़ा मुश्किल से याद होगा क्योंकि मुरैना में बामोर है, ठीक है, और साथ ही साथ मुरैना में सीतापुर औद्योगिक पार्क हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा याद रख लो कि ऐसे विजुअल कर लो, सीता माता कह रही है चलो आप खोलो औद्योगिक पार्क, हम बैठे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में एक सीतापुर औद्योगिक पार्क हो जाएगा। मोहासा बाबई का है नर्मदापुरम में हो जाएगा। और साथ ही साथ ये याद रखना दोस्तों, विक्रम उद्योगपुरी औद्योगिक पार्क उज्जैन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसे अपने इंदौर में क्रिस्टल आईटी पार्क है, इसी तरह रीवा और उज्जैन में भी जो है 2 आईटी पार्क प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, रीवा और उज्जैन में भी क्या किए गए हैं, 2 आईटी पार्क जो है ये प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखना। मोहासा बाबई नर्मदापुरम में, सीतापुर मुरैना में हो जाएगा, सीतापुर मुरैना में हो जाएगा। मोहासा बाबई नर्मदापुरम में, विक्रम औद्योगिकपुरी उज्जैन में हो जाएगा, सीतापुर मुरैना में, और रीवा और उज्जैन में भी प्रत्येक में 2 आईटी पार्क प्रस्तावित किए गए। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखना। अब आइए मध्य प्रदेश में आखिरकार CSR व्यय जो है ये कितना है। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये जो है अपने भारत का पर्यावरण यूज करती है, भारत के लोगों का जो है यूज करती है। तो कंपनियों का भी उद्देश्य बनता है कि जो है भारत के लोग पर्यावरण को कुछ ना कुछ दें। तो ये जो कंपनी होती है अपने मुनाफे का कुछ जो है ये यहाँ पर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, रोजगार के लिए, और साथ ही साथ आसपास की चीजों को संरक्षित करने के लिए जो है ये खर्च करती है। तो मध्य प्रदेश में आखिरकार देखिए CSR व्यय जो है ये कितना है, बस इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश में देखिए कुल CSR खर्चे में अपना मध्य प्रदेश जो है भारतीय राज्यों में कौन से 13 घाटा होगा यदि मध्य प्रदेश में CSR व्यय नहीं किया तो। मध्य प्रदेश जो है CSR व्यय में मध्य प्रदेश भारतीय राज्यों में कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर रहा है, जिसमें लगभग 2292.24 करोड़ जो है CSR फंड प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये दो थोड़ा बेसिक बेसिक से देख सकते हो। मध्य प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों में पिछले 5 वर्षों में CSR व्यय में सिंगरौली जो है ना, सिंगरौली को जो है इसके 363.22 करोड़ के साथ सर्वाधिक राशि किसको प्राप्त हुई है, सिंगरौली को हुई है। और इसके बाद खंडवा और राजगढ़ का जो है ये स्थान रहा है। तो CSR व्यय में सबसे ज्यादा सिंगरौली पर खर्च जो है ये हुआ। ठीक है, ये देख सकते हो 11% की वृद्धि हुई, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लीजिए इसको। हम्म। हाँ, उसके बाद देखिए 2021-22 से, हाँ, 2021-22 से 2025-26 के दौरान क्षेत्रवार सब्सिडी का विवरण ये बता दिया गया है। ठीक है, किसमें किस तरह की क्षेत्रवार सब्सिडी जो है ये मिली है। तो ये आप देख सकते हो कुल सब्सिडी वितरण 2021 से 26 के बीच हो जाएगा। विविध उद्योग, रसायन, पेट्रोलियम और गैस हो जाएगा, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट, कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। 2025-26 के लिए वितरण जो है रसायन, पेट्रोलियम और गैस, कपड़ा उद्योग और अन्य उद्योगों में ये योगदान हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए पारंपरिक उद्योगों की हम बात करें। पारंपरिक उद्योगों की हम बात करें तो खादी और ग्रामोद्योग विकास हो जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग विकास की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है विभिन्न स्थानों पर सूती खादी, पॉलीक्लॉथ, रेशम खादी, ऊनी खादी और अन्य ग्रामोद्योग में कुल 15 उत्पादन केंद्र जो है अपने मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। ठीक है, संत रविदास हथकरघा विकास निगम की स्थापना भी 1981 में कर दी गई थी। खादी और ग्रामोद्योग बिक्री की हम बात करें तो प्रदेश में संचालित कुल 18 बिक्री एम्पोरियम जो है इसने
वर्ष 2024-25 में 13 करोड़ रुपए की मूल्य की खादी और ग्रामोद्योग सामग्री की बिक्री की है। हालांकि खादी और ग्रामोद्योग में मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा पीछे है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना भी इसको बढ़ावा देने के लिए 1961 में स्थापित की गई। खादी और ग्रामोद्योग के लिए प्रधानमंत्री रोजगार रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है इसकी भी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद देखिए दोस्तों, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के लिए प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हो जाएंगे। तो हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के लिए प्रमुख कार्यक्रम में एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम, कबीर बुनकर प्रोत्साहन योजना, कौशल और तकनीक विकास सहायता योजना, एकीकृत हथकरघा का क्लस्टर बना रखा जहाँ सारी चीजें एक ही जगह मिलेगी, क्राफ्ट हैंडलूम विलेज जो है ये भी बने हैं, जैसे अशोकनगर में हो जाएगा, जो प्राणपुर हो जाएगा, जो क्राफ्ट हैंडलूम विलेज जो है ये प्रमुख हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ 2024-25 में से दिसंबर तक संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा 3.47 करोड़ रुपए मूल्य के सरकारी विभागों को ये जो है कपड़े प्रदान किए गए। हथकरघा के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन, जैसा कि आपको पता है कारपेट पार्क जो है अपने मध्य प्रदेश के सीधी के जो कालीन फेमस है वहां पे हथकरघा को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ सीधी के कालीनों को ओडीओपी में शामिल किया गया और अपने ग्वालियर के जो कालीन है इन्हें जीआई टैग जो है ये भी दिया गया। तो ग्वालियर और चंबल के आसपास जो है ये कालीन बुनकर क्लस्टर जो है ये स्थापित हो रहे हैं। एकीकृत हथकरघा क्लस्टर भी हो जाएगा। तो राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में 13 हथकरघा क्लस्टर जो है विकसित किए गए। ठीक है। अब आइए ये क्राफ्ट हैंडलूम विलेज जो कि इंपॉर्टेंट है अपने मध्य प्रदेश के अशोकनगर का जो प्राणपुर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अशोकनगर का दोस्तों जो प्राणपुर है, प्राणपुर, प्राण हमने पूरे के पूरे इसमें छिड़क दिए गए। चलो हम हथकरघा में काम करेंगे। तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त सहयोग से अपना अशोक नगर का जो प्राणपुर है इसमें शिल्प हथकरघा गांव जो है उसको स्थापित किया जा रहा है। तो अशोक नगर जिले के प्राणपुर गांव में दोस्तों क्या है, शिल्प हथकरघा गांव स्थापित किया जा रहा है। उद्देश्य है पर्यटन के साथ साथ शिल्प संवर्धन का एकीकृत करना, और यह परियोजना देश के 8 शिल्प हथकरघा गांवों में से एक हो जाएगी। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का जो प्राणपुर है, अशोकनगर जिला का जो प्राणपुर है उस प्राणपुर में शिल्प हथकरघा गांव जो है उसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है। शिल्प हथकरघा गांव की स्थापना की जा रही है, ये याद रखना। उसके बाद देखिए, रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों को गांव में ही लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 44 जिलों में रेशम उद्योग की गतिविधियां संचालित हो रही है। रेशम संचालनालय की स्थापना भी 1984 जो है उसमें हमने कर दी थी। ठीक है। और इसे बढ़ावा देने के लिए कोकून मंडी की स्थापना भी की गई। ई रेशम पोर्टल जो है इसकी भी शुरुआत की गई। ठीक है। ई रेशम पोर्टल जो है इसकी भी शुरुआत की गई। साथ ही साथ अपने पंचमढ़ी जो है, पचमढ़ी, पचमढ़ी में भी पचमढ़ी सिल्क टेक पार्क जो है उसकी स्थापना की गई। तो देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क है जिसमें चारों प्रकार के रेशम, सैतूट, टसर, हेरी और कोरल, इसके प्रचार हेतु ये कार्यरत है पचमढ़ी सिल्क टेक पार्क। साथ ही साथ अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम मित्रा पार्क जो कि अपने मध्य प्रदेश के धार जिले के बेंसोला में जो है ये विकसित हो रहा है। कुल क्षेत्रफल 2158 एकड़ में और लगभग 2063 करोड़ रुपए जो है इसमें लगेंगे। साथ ही साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जहाँ की सारी लॉजिस्टिक सुविधाएं जो है एक ही जगह मिल जाएगी आपको। ठीक है। सामान उतारने की व्यवस्था हो जाएगी, सामान रखने की व्यवस्था हो जाएगी, और जो भी सारी चीजें लगेगी ये एक ही जगह पे इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है उसमें हो जाएगी। तो ये अपने धार जिले के पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये बन रहा है। अब आप कमेंट्स में ये बताइए कि 2047 तक का लक्ष्य कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का रखा गया है, कि 2047 तक हम जो है कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे। ठीक है। तो 1100 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है धार जिले के पीथमपुर में क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। ठीक है। तो पीएम मित्रा पार्क है धार के बेंसोला गांव में, जबकि धार के पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये विकसित हो रहे हैं। ठीक है। और पचमढ़ी सिल्क टेक पार्क, देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क कहाँ पर है, पचमढ़ी में। पीएम मित्रा पार्क है जो है धार जिले के पेंसोला, जबकि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है धार जिले के पीथमपुर में ये बन रहा है। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद देखिए दोस्तों, कारखानों के सकल उत्पादन, ये बेसिक बेसिक पढ़ लीजिए। पिछले 10 वर्षों में उत्पादन में हुई वृद्धि औद्योगिक विकास की संरचनात्मक मजबूती को दर्शाता है। शुद्ध मूल्य वर्धन वगैरह हो जाएगा, ये हटाओ, भारतीय भागीदारी अधिनियम,
DPIIT भारत सरकार के अनुसार ये भी मान्यता प्राप्त, हाँ ये थोड़ा सा हो सकता है इंपॉर्टेंट कि DPIIT के अनुसार मध्य प्रदेश में 6507 मान्यता प्राप्त दोस्तों क्या हो जाएंगे, स्टार्टअप जो है ये सक्रिय हो जाएंगे। स्टार्टअप की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश जो है ये देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है स्टार्टअप की संख्या के अनुसार, और अच्छी खासी मात्रा में मध्य प्रदेश में स्टार्टअप जो है ये भी खुल रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भारत सरकार की पुनरुद्धार हेतु ये निधि योजना ये हटा दो। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट होता है दोस्तों क्या, उद्योग और MSME हो जाएगा। ठीक है, तो उद्योग और MSME से रिलेटेड एक एक चीज आपको अच्छे से क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब आइए दोस्तों, सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी अपना जो GSDP है उसमें मध्य प्रदेश में तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के ऊपर जो है क्या क्या किस तरह सारी चीजें जो है ये अब हम जो है आज की क्लास में जान लेते हैं। तो सेवा क्षेत्र व्यापार और निवेश से रिलेटेड क्या क्या है। तो मध्य प्रदेश अब तक जो है संपूर्ण निवेश हब बन चुका है, जहां बड़े बाजार और स्वर्णिम संभावनाएं भी हमें देखने को मिल रही है। विगत वर्षों में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर में कि मध्य प्रदेश के 6 विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि आर्थिक गतिविधियां होंगी, इनके नाम आपको बताने हैं। तो अब आइए, तो देखिए मध्य प्रदेश की GSDP में लगभग 37% जो है प्रचलित भावों पर सेवा क्षेत्र का क्या है, योगदान हो जाएगा। ठीक है, सेवा क्षेत्र का योगदान हो जाएगा। तो 2025-26 में तृतीय क्षेत्र में वृद्धि भी अच्छी खासी मात्रा में हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में दोस्तों जो वृद्धि है 15.8% हुई, जबकि योगदान कितना है, लगभग 37% योगदान हो जाएगा, यानी 5,85,588 करोड़ हो गया है। हाँ, तो अब देखिए तृतीय क्षेत्र में व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट का योगदान सबसे ज्यादा है, लगभग 27%। ठीक है, तृतीय क्षेत्र के अंदर मैं बता रहा हूँ व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट का योगदान 27% है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान फसलों का है, सबसे कम मछली और जलीय कृषि का हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में निर्माण का योगदान सबसे ज्यादा है, जबकि तृतीय क्षेत्र में बात करें तो व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट का योगदान सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 27.89%। लोक प्रशासन का 13.37, और ये आप आगे देख सकते हो। तृतीय क्षेत्र का GSDP मूल्यवर्धन 2016-17 में इतना था, जबकि अब बढ़ के कितना हो गया, 5,85,588 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी लगभग 166% की वृद्धि जो है हमें देखने को मिली है तृतीय क्षेत्र में 2016-17 से लेके 2025-26 तक तो है ये हो जाएगा। अब तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर 2022-23 से 23-24 के बीच 8.50%, 23-24 से 24-25 के बीच 11.184% है, और 24-25 से 25-26 के बीच 15.80% जो है ये तृतीय क्षेत्र में वृद्धि रही है। ठीक है, व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट ये प्रमुख उपक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ नीति आयोग की रिपोर्ट इंडिया सर्विसेज सेक्टर जो है उसमें इनसाइट्स फ्रॉम GSDP ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनेमिक्स 2025 के अनुसार मध्य प्रदेश में सेवा क्षेत्र का विस्तार सेवा संपन्न राज्यों की तुलना में क्या रहा है, तेज रहा है, यानी सेवा क्षेत्र का ओवरऑल योगदान जो है मध्य प्रदेश में जो है ये तेज हो रहा है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में रोजगार की हम बात करें तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में, ठीक है, 2023-24 में मध्य प्रदेश के कुल कार्यबल का 19% जो है सेवा क्षेत्र में ही नियोजित है, यानी मध्य प्रदेश में जो कुल कार्यबल लग रहा है इसका लगभग 19% किस में लगा है, इसका लगभग 19% जो है ये किस में लगा है, तो याद रखना सेवा क्षेत्र में नियोजित है। सेवा क्षेत्र में लगभग 55% शहरी कार्यबल और लगभग 10% ग्रामीण कार्यबल है, 25% पुरुष कार्यबल और लगभग 10% महिला कार्यबल है। और सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार प्राप्तकर्ता उपक्षेत्र थोक और खुदरा व्यापार, जो कि भारत के 31% से अधिक, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लीजिए। हम्म, उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का आयात यानी आना, निर्यात यानी जाना। तो मध्य प्रदेश का व्यापारिक निर्यात जो है वो हम देखते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जो है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जो है उसमें हमने कितने करोड़ का जो है निर्यात किया था, तो आप देख सकते हो 58,407 करोड़ रुपए जो है निर्यात था पूरे वित्त वर्ष में। ठीक है, जबकि 2025-26 में 2000 अक्टूबर 2025 तक है 38,550 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में देख सकते हो 66,218 करोड़ रुपए जो है
उसका निर्यात जो है ये हमने किया है। तो आप पिछले 5 वर्षों में 1 2 3 4 5 में देख सकते हो, सबसे ज्यादा जो निर्यात है ये हमने फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 66,218 करोड़ का क्या किया है, निर्यात किया है। ठीक है, बस बेसिक बेसिक ये पढ़ लीजिए। सबसे ज्यादा निर्यात आपसे पूछ ले तो हमने किस वस्तु का किया है, सबसे ज्यादा निर्यात जो है फार्मास्यूटिकल उत्पादों का किया है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल उत्पाद जो है इनका हमने क्या किया है दोस्तों, सबसे ज्यादा निर्यात किया है। दवाइयाँ वगैरह हो जाएगा। और निर्यात के मामले में दोस्तों सबसे ज्यादा निर्यात हमने किस जिले से किया है, तो जिले का नाम, जिले के मामले में हम बात करें तो धार जिला हो जाएगा, जिससे हमने सबसे ज्यादा निर्यात किया है, लगभग 17,830 करोड़ रुपए का। आयात यानी आना, निर्यात यानी विदेशों में हमने भेजना। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल उत्पादों को सबसे ज्यादा निर्यात किया, और जिले से पूछे तो धार जिले से सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है। अब देखिए दोस्तों, निर्यात के लिए हमें जो है आर्थिक क्षेत्र भी मजबूत करने होंगे। तो अपने मध्य प्रदेश में कुल 6 परिचालन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यानी उसके आसपास आर्थिक गतिविधियां स्पेशल इकोनॉमिक ये जोन है। कौन कौन से हो जाएंगे, इंदौर और उसके आसपास हो जाएंगे। देखो धार जिले में आता है पीथमपुर, पर है इंदौर के आसपास, तो इंदौर का पीथमपुर हो जाएगा। क्रिस्टल आईटी पार्क आपको इधर भौरुका चौराहे के आसपास ही क्रिस्टल आईटी पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप यदि इंदौर में सुपर कॉरिडोर साइड जाओगे तो इंफोसिस, इम्पैक्ट, टीसीएस और यस हो जाएगा। ठीक है, टीसीएस हो जाएगा, इंफोसिस हो जाएगा, इम्पैक्ट्स और यस हो जाएगा। तो इंफोसिस हो जाएगा, इम्पैक्ट्स हो जाएगा, टीसीएस हो जाएगा और यस हो जाएगा। तो इंफोसिस हो जाएगा, इम्पैक्ट्स हो जाएगा, टीसीएस हो जाएगा और यस हो जाएंगे। ये क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज और मजबूत हो रही हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, कुल 6 परिचालन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंदौर में पीथमपुर, हालांकि धार जिले में पीथमपुर इंदौर के पास है। क्रिस्टल आईटी पार्क हो जाएगा, इन्फोसिस, टीसीएस, यस और साथ ही साथ इम्पैक्ट्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना, इंदौर पीथमपुर हो जाएगा, क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर हो जाएगा, इन्फोसिस इंदौर हो जाएगा, इम्पैक्ट्स इंदौर हो जाएगा, टीसीएस और यस इंदौर, ये प्रमुख दोस्तों क्या हो जाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएंगे। ठीक है, 6 दोबारा बोलिए मेरे साथ। सबसे पहला इंदौर पीथमपुर, क्रिस्टल आईटी पार्क, इन्फोसिस, इम्पैक्ट्स, टीसीएस और यस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। तो मध्य प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र में इंदौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और इंदौर पीथमपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन मध्य प्रदेश से होने वाले एसईजेड निर्यात में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है। कौन, इंदौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। और इस एसईजेड से वित्त वर्ष 2021-22 में 12,857 करोड़ रुपए का निर्यात दर्ज किया गया, और 2023-24 में लगभग 14 करोड़ रुपए तक ये पहुंच चुका है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, थोड़ा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट का जो प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है 2024, उसमें आखिरकार मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है। तो उसमें मध्य प्रदेश का प्रदर्शन रहा है किसमें, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्कोर 57 रहा है, और मध्य प्रदेश की रैंक क्या रही है, 9वीं, नो नो। तो स्कोर मध्य प्रदेश का याद रखना, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो यानी एक्सपोर्ट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए जो इंडेक्स तैयार होता है उसमें मध्य प्रदेश का स्कोर 57 रहा है। मध्य प्रदेश की रैंक हम बात करें तो 9वीं रही है, और श्रेणी चैलेंजर श्रेणी में अपना मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है स्कोर 57, रैंक 9वीं, और साथ ही साथ अपनी मध्य प्रदेश की श्रेणी जो है ये चैलेंजर श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे मध्य प्रदेश के ईपीआई स्कोर में सुधार भी देखने को मिला। अरे यार, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख लेके हैं, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स ईपीआई 2024 मध्य प्रदेश की स्थिति। ठीक है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है, मध्य प्रदेश का स्कोर 57, और मध्य प्रदेश की रैंक 9वीं रैंक जो है ये रही है। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। आज दोस्तों हम जो है आर्थिक सर्वेक्षण में यहीं तक रहने देते हैं, अब इसके आगे हम जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैं आशा कर रहा हूँ आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।